हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 हमने पूरा खत्म कर लिया था और एक्सरसाइज 5.2 में हमने कुछ क्वेश्चन खत्म कर लिए थे और अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के 5.2 के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले बुक ले लेते हैं और देखते हैं हमने कहाँ तक क्वेश्चंस खत्म किए थे। हाँ, तो हमने ख़त्म किए थे सर क्वेश्चन नंबर 7 8 तक चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई थी। इसमें जो पद ज्ञात करने थे 105वें पद 6 तक आपने बताए थे और उसके आगे से हम लोगों को करने हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, 6 की तरह ही है, 8 भी उसी की तरह है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सर, जो होमवर्क दिए जाते हैं आप लोग नहीं करते हैं बच्चा, उससे आपको बहुत परेशानियां होंगी, याद रखिएगा। अगर आप लोग अपने से प्रयास नहीं करेंगे, बस जो यहाँ पे हम बताएंगे वो करके रह जाएंगे, तो ये बताइए आप कॉपी में तो लिख लेंगे लेकिन चीज़ें आपको आएंगी नहीं। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप इसी समझ सकते हो कि आप मैथ के स्टूडेंट। बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, सॉरी चौथा नहीं, तीसरा पद दिया हुआ है A3 दिया हुआ है कितना, तीसरा पद दिया हुआ है 4 और दिया हुआ है बच्चों 9वां पद, तो A9 इक्वल टू दिया हुआ है -8। तो पूछ रहा है कौन सा पद 0 होगा। तो हमने माना कि जो AN पद होगा, nवां पद होगा वो 0 होगा। हमने यहाँ से क्या माना, हमने यहाँ से माना बच्चों कि जो nवां पद होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा पद पूछा है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें n का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे सर, तो इस n के मान को ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ें दी हुई हैं बच्चों, इसकी सहायता से हम n का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है सर, चलिए करते हैं। जैसे अगर A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर जी, हम लोग A3 को लिख सकते हैं A प्लस n-1 की जगह हो जाएगा सर 3 - 1 इंटू में D, और A3 का मान कितना दिया हुआ है सर जी 4, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 2D। समीकरण 1 बना लीजिए। फिर अगर हम लोग बात करें A9 के बारे में बच्चों, तो A9 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं सर A + n-1, n की जगह क्या दिया हुआ है 9, तो सर जी D, और A9 की जगह क्या दिया हुआ है सर जी -8, तो हम लोग लिख सकते हैं -8 इक्वल टू A + 8D। यहाँ तक चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो समीकरण हैं और जैसे अब हम समीकरण सॉल्व करके x और y का मान निकाला करते थे, यहाँ से भी हम x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों, समीकरण 1 और 2 को घटाने में, यहाँ से करते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पे, यहाँ पर घटाया जा रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा सर एक पहला समीकरण हमारा A + 2D इक्वल टू में 4, इसमें से हम घटा रहे हैं समीकरण 2 को, जो समीकरण है हमारा A + 8D - 8। जब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये सर ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सर जी A से A कट जाएगा और ये माइनस होगा तो सर जी आ जाएगा 6D, और यहाँ प्लस होगा तो सर जी हो जाएगा 12। तो सर D इक्वल टू हो जाएगा 12/6, यानी कि -2। तो D की वैल्यू क्या हमें पता चल गई -2। अब हमें क्या पता करनी है, A की वैल्यू, क्योंकि अगर हमें A की वैल्यू पता चल जाए तो हम n की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जी सर कर सकते हैं। तो A की वैल्यू कैसे निकालें, तो D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर जैसे हमने D का मान समीकरण 1 में रखा, यानी कि इस समीकरण में रखा, चीजें क्या हो जाएंगी, तो सर A + 2D D की जगह क्या रखा हमने -2 इक्वल टू में 4, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएगी सर A इक्वल टू सर A -4 इक्वल टू 4। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो A की वैल्यू है वो उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 + 4, तो A की वैल्यू जो है सर हो जाएगी 8, यानी कि A इक्वल टू 8। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर अब हमारे पास प्रथम पद है और समांतर है तो हम किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो हमारा nवां पद है AN इक्वल टू, वो हमने क्या निकाला बच्चों, A क्या हो जाएगा A + n-1 इंटू में D हो जाएगा। तो हमारे पास nवां पद की वैल्यू क्या है सर जी 0 है, A का मान क्या है सर जी 8 है, और प्लस n-1 और D का मान क्या है सर जी 2 है। क्या हम यहाँ से n की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर जी, तो वही निकाल लेते हैं। तो 0 + 8 प्लस, अब -2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा सर जी -2n + 2। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या
सर जी 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2n, तो माइनस 2n को इधर लाइए, तो सर जी 2n इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी 10 अपॉन में 2 5, तो n इज इक्वल टू 5, यानी कि इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद, कौन सा पद शून्य है, पांचवा पद शून्य है। यही हमें बताना था और हमने ये बता दिया। देखिए किस प्रकार से दो चीजें यहां पर हमने दी हुई थी, दो पद दिए हुए थे जिसके हिसाब से हमने दो समीकरण बनाए। आपसे अलग अलग चीजें पूछेंगे, ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेता कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है, तो उसका 10वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, 25वां पद ज्ञात करो। तो जब भी हमें कोई दो पद का मान दिया रहेगा तो उसकी सहायता से हम हमेशा सार्वांतर और प्रथम पद ज्ञात करते हैं, और जैसे ही हमें सार्वांतर और प्रथम पद ज्ञात हो जाते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर दो पद दिए हुए हैं और हमसे कुछ भी पूछा है तो पहले दो स्टेप हमारा प्रथम पद और सर्वांतर निकालना होगा। अगर हम प्रथम पद और सर्वांतर निकाल सकते हैं तो उसके बाद से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आ गई, तो जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए। देख लेता हूं मैं आगे की आपके क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर एक समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से, फिर वही चीजें हैं, 54वां पद आप निकाल सकते हैं, फिर वो पद निकाल लेंगे, चीजें वही है। दो समांतर श्रेणी का सार्वांतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 हो, यदि इनके 100वें पद का अंतर क्या हो 100 हो, तो उस समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है, थोड़ा सा मेरा फ़ोन बजने लगा है, चलिए कोई बात नहीं, वो जल्दी बंद हो जाएगा। फ़ोन तो मैं अटेंड कर नहीं सकता, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं फ़ोन कर क्लास में मैं होता हूँ तभी चीज़ों को नहीं समझते, फ़ोन करते रह जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप लोग भी अगर होंगे जो बच्चे फ़ोन करते हैं तो प्लीज़ कहता हूँ, देखिए आप मैसेज करके बार बार एक चीज़ को मैसेज रिपीट मत कीजिए, थोड़ा सा भी हम भी परेशान हो जाते हैं उससे। ठीक है, देखिए जैसे भी क्लास लेने बच्चे फ़ोन करते हैं तो करते जाते हैं, ये नहीं कि सर काट दिए फ़ोन तो नहीं करें, कुछ चीज़ें समझनी चाहिए लेकिन नहीं समझते हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं। 11th वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए कोई भी एक क्वेश्चन करूं मैं, दो समांतर श्रेणी समान है, इनके 10वें पद का 100 अंतर है, जो 11-12 हैं वो दोनों सेम हैं, 11-12 दोनों सेम हैं, तो आप जो कहिए वो मैं एक कर देता हूं। तो सर आप 12 वाला कर दीजिए, क्योंकि 12 वाला अगर आप कर देते हैं या सर 11 वाला ही कर दीजिए, 11 वाला समझ जाएंगे तो 12 वाला हम स्वयं कर लेंगे। चलिए कह रहा है इस क्वेश्चन में अधिक कम करके जोड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन में अधिक कम करके बस जोड़ा हुआ है, तो कैसे आप अधिक कम वाला रिलेशन निकालेंगे, तो देखिए मैं बताता हूं आपको। बस यही गेम जो अभी हमने खेला ना, यही गेम उसमें भी करना है और कुछ नहीं करना है, सार्वांतर और प्रथम पद का सारा गेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है बच्चों वही है, और वो कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है। 11 है, क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से कितना अधिक बोला है भैया, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। वो पद नहीं बताइए जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने बोला एक भैया एक सेकंड रुक जाओ, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पहले 54वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो 54वां पद आप भी पहले ज्ञात कर लीजिए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी सर जी 3, डी की वैल्यू सर जी 15 - 3 = 12। अब हमें 54वां पद ज्ञात करना है, तो सर जी 8 54, और क्या हो जाता है सर जी फॉर्मूला a + n - 1, n की वैल्यू सर जी 54 - 1, डी की वैल्यू सर जी 12 ज्ञात कर लीजिए। तो सर जी 3 + 53 × में 12। अब सर जी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको भी इतना लंबा आता तो है नहीं, पढ़े लिखे तो आप है नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने बोला लो भाई कर लेता हूँ, तो 12 हो जाएगा सर जी 6 और 10, 3 5 6 3 6, ये चीज़ें आ रही हैं सर जी। मैंने बोला अच्छा ये चीज़ें आ रही हैं, सर ने बोला जी सर यही चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने बोला लिख लो। तो सर जी 6 3 + 6 3 6। अब इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे आ जाएगा सर जी 6 3 9। तो ये हमारा 54वां पद हो गया। तो क्या हमको 54वें पद से कोई लेना देना है? हम मान लेते हैं यहां पर कि जो हमारा nवां पद है, माना nवां पद
94 पद से 132 अधिक है। सर जी आपने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा nवां पद तब क्या हो जाएगा 369 + 132। जी सर ये तो हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो लिख लीजिए 1 और 7 और 771 चीज़ें क्या आ गई हमारे पास? सर जी 771। तो हमको nवां पद मालूम है, हमें n का मान निकालना है, नहीं निकाल लेंगे सर जी। फॉर्मूला क्या होता है? nवां पद = a + n - 1 × में d। nवां पद का मान रख दीजिए सर जी 771। a का मान सर जी यहाँ पे दिया हुआ है 3 + n - 1 और d का मान सर जी 12 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सर जी 771 = में 3 + 12n माइनस में 12। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 771 और ये होगा तो -9 आ जाएगा, +9 = 12n। तो यहाँ पे अगर लिखिए हम लोग तो क्या आ जाएगा सर जी 12n = आ जाएगा 780। सही हूँ मैं? 780। अब 12 को डिवाइड में भेज दीजिए तो सर 780/12 12 पंजे 60 12 छक्का 72। 12 से तो नहीं कट रहा है, 12 से तो नहीं कट रहा है, तो मैंने बोला कटेगा क्यों नहीं? कटिए ना, देखिए 12 पंजे 60 12 छक्का 72 और फिर 60 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ से गया 60, 12 पंजे 60 5 n = 65। तो जो 65वां पद है, ठीक है, जो 65वां पद है वो 94 पद से 132 अधिक होगा। क्या होगा? देखिए यहाँ पे साफ साफ मैं चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ। जो 65वां पद है वही 94 पद से 132 अधिक होगा। क्या इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाना था या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही थी? तो बस जो शब्द बोलते जा रहा है वहाँ से एक टॉपिक है वो पढ़ना है। सबसे पहले किसी क्वेश्चन में आपको क्या सुनिश्चित कर लेना है? किसी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि हमें उसका हमें उसका सार्वांतर और हमें उसका प्रथम पद ज्ञात हो। अगर आपको सार्वांतर और प्रथम पद ज्ञात है तो फिर ये सारी चीज़ें ज्ञात करना, किसी भी चीज़ को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोकस आप किस पे करेंगे? सार्वांतर और प्रथम पद। ठीक है सर जी, ये समझ में आ रही हैं? तो चीज़ें अब समझ में अगर आपको आ रही तो देखते हैं। अब पूछ रहा है हमसे 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न सबसे पहले हम लोग पहला वाला करेंगे और सबसे पहला प्रश्न है 13वां। सबसे पहला प्रश्न हमारा है 13वां कि 3 अंकों वाले। देखिए एक प्रश्न आप करेंगे, फिर इसमें से भी आपको 13 मैं बताऊंगा तो 14वां आप खुद कर लेंगे, एक दूसरे से रिलेटेड है। 13वां देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब लीजिए, ये कैसे करें सर जी? ये तो अब नहीं समझ में आ रहा है, ये तो अब नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपको करने का तरीका बता रहा हूं। जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे, जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे, देखिए ये सब ट्रिक कोई नहीं बताता है, जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे उतनी बार चीज़ें आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेंगे। जैसे देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे कि हम करें? थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं सर जी, लगा लीजिए लगा लीजिए। चलिए सर जी, हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। चलिए भाई हम बता दे, लीजिए भाई मार्कर उठाइए। तीन अंकों वाली, क्या बोला है? चीजें क्या पकड़नी है? 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी सर जी? 100। 3 अंकों वाली सबसे अगर छोटी संख्या बात की जाए तो 100 ही होगी। जी सर जी, बात तो सही है अब आपकी। अब यहाँ से 3 अंक स्टार्ट हो गए तो मैं पूछता हूँ 101 कटेगा? नहीं कटेगा सर जी। 102 कटेगा? 7 से नहीं कटेगा। 103 कटेगा? 7 से नहीं कटेगा। 104 कटेगा? 7 से नहीं कटेगा।
100 सर कैसे आप बता दे रहे कि नहीं कटेगा? 10 बार में 70 होता है, 10 बार में 70 होता है और 28 98 तक ही आ रहा है, 5 105, तो 15 बार में 105 आ रहा है। तो सबसे 3 अंकों वाली सबसे प्रथम संख्या, पहली संख्या 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से कटेगी 105 हो जाएगी प्रथम संख्या। यानी कि यहां पे हमें क्या देखने को मिला? प्रथम पद 105। अब बताइए, अब दूसरा पद निकाल सकते हैं। अरे 7 विभाजित कर रहा है, सुनो ध्यान से, 7 विभाजित कर रहा है, क्या विभाजित कर रहा है? 7। तो 7 विभाजित कर रहा है, तो सर जी 7 बचे 7 बढ़ा दीजिए इसमें। सर जी जो 112 होगा वो भी कटेगा, जो 112 होगा वो भी कटेगा। बस यही जानना चाह रहा था मैं आप लोगों से। तो 112 भी कटेगा। तो यहाँ पे तो सर्वांतर आपको ये भी करके दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे सर्वांतर क्या हो जाएगा? सर जी 112 माइनस में 105, यानी कि जो 7 है वही सर्वांतर हो जाएगा। मतलब जिस संख्या से हमें विभाजित करना है सर्वांतर क्या होता है वही होता है। यहाँ पे आप ये भी चीज़ सीख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें करके बताई है। ठीक है सर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। प्रथम पद समझ में आ गया, सर्वांतर समझ में आ गया। आप कहते हैं ये 2 चीज़ें मिल गई तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वेट कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा एक चीज़ और निकालनी होगी, अंतिम पद भी निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं और चीज़ें निकाल सकते हैं। कैसे सर? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? तो 1000 हो जाएगा क्या? 4 अंकों वाली संख्या। तो हमें 1000 से अंदर ही लाना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 अंकों वाली जो विभाजित होगी। तो सबसे बड़ी संख्या 7 से विभाजित वाली है। सबसे बड़ी 3 अंक को लिख लीजिएगा यहाँ पे 3। 1000 तो होगा नहीं सर, 999 तो होगा नहीं, 998 नहीं, 997 996, देखिए पीछे से आ रहे हैं, 996 995 994। तो यहाँ पर जो 994 है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या 994 हो गई। अच्छा सर, तो कितनी संख्या विभाजित होंगी? तो बस आप इसका पद निकाल लीजिए कि 994 इस समांतर श्रेणी में कौन सा पद आएगा। तो यानी कि जो हमारा nवां पद हो गया, क्या हो गया? nवां पद जो हो गया 994 हो गया। बस निकाल लीजिए। तो 994 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है सर जी? 105 प्लस n ज्ञात करना है n-1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है सर जी? 7। अब इसको उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, यहीं से करके चलते हैं। 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n-7, इसको माइनस करें तो 98 हो जाएगा और 98 इधर माइनस में हो जाएगा। तो 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। अब यहाँ से अगर 7n इक्वल टू हम माइनस करके लिखे तो चीज़ें क्या आएंगी सर? चीज़ें आएंगी 896। अब n इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो n इक्वल टू क्या आएगा सर जी? 896 अपॉन में 7। तो सर जी ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 70 84, 7 सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 7 कम 7, एक गया सर जी 2 बार में 14, 5 गया 56, 7 से 14 7 से 49, 7 8 जा 56, 128। तो n की वैल्यू 128 है। इसका मतलब अगर 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं होंगी, 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 7 से विभाजित होंगी। आप लोग देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न था। ठीक ऐसा ही प्रश्न है 14 वाला। ठीक ऐसा ही प्रश्न है बच्चों 14 वाला। टोटल हमारे 20 प्रश्न हैं कि अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए, फिर वही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि अब शब्दकोश वाले प्रश्न है 19 वाला, और फिर 19 के बाद से 20 वाला आप लोग करेंगे। देखिए शब्दकोश वाले प्रश्न अब कैसे हम लोग हल करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे ध्यान से। शब्दकोश वाले प्रश्न अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे हम लोग हल करते हैं, क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, क्या क्या चीज़ें दे रहा है, उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप शब्दकोश वाले प्रश्न को जो है वो हल कर जाएंगे।
शब्दकोश वाले प्रश्न को हल कर जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जो सुब्बा राव, क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन से पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, 7,000 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत इजी देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लेकिन अगर आप इसको देख के डर जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। प्रश्नों को अगर आप इसको देख के डर जाएंगे तो फिर आपको नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सुब्बा राव 1995 से काम करना स्टार्ट कर रहा है, तो 1995 से स्टार्ट कर रहा है, इसको लिख के रखिएगा। प्रारंभ करता है तो प्रथम उसको जो वेतन मिलेगा, यानी कि जो पहला पद हो जाएगा वो 5,000 होगा, और दूसरा पद क्या हो जाएगा सर जी 5,200, और इसका मतलब क्या होगा, जो सर्वांतर है वो डी क्या हो गया 200। और हमसे पूछ रहा है कि किस पद में, यानी कि किस वर्ष में उसका जो वेतन है बच्चों 7,000 हो जाएगा। तो हमने माना कि 90 वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर जी, AN = A + N-1 × D। सारी चीज़ें इसी फॉर्मूले के इधर उधर घूमेंगी। तो AN की वैल्यू कितनी होगी 7,000, पहला पद सर जी 5,000 प्लस N-1 × में सर जी 200, बिल्कुल N-1 × में क्या हो जाएगा 200, क्योंकि सर्वांतर यहाँ पे क्या है सर, ये सर्वांतर 200 है। अब अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करें तो हम लोग देखते हैं कि इधर इसको ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो सर जी 2,000 हो जाएगा, 7,000 में से 5,000 घटाएंगे 2,000, और ये हो जाएगा सर जी 200N माइनस में 200। अब फिर 200 इधर आएगा घटेगा, तो सर जी 200N = 1,800, और सर N = हो जाएगा 1,800/200, तो सर जी 20 से 20 9, N = आ गया 9। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यही आंसर हो गया, गलत। यहां पर आपसे पूछा है किस वर्ष में उसका वेतन, यहां पे आपसे पूछा है कि किस वर्ष में उसका जो वेतन है। कहीं कुछ चीजें हमने गलत नहीं ना की है, बिल्कुल गलत की है सर आपने। 1809 यहाँ पे गलत हो गया जी, यहाँ पे 2209 होगा। देखिए इसको इसीलिए करते हैं, जब बहुत ज़्यादा जल्दी जैसे हम करते हैं वैसे मत किया कीजिए। देखिए गलती हुआ ना यहाँ पे, तो आपके पेपर में अगर गलती हो जाएगा तो आप लगेंगे रोने। हमारा तो ब्लैक बोर्ड में था, हम इरेज कर लिए। 200N = 2200, हम भी इस आदत को छोड़ेंगे। बहुत जल्दी के चक्कर में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हम लोग चले जाते हैं। चलिए देखिए 211, तो N की वैल्यू जो आई बच्चों 11। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यही आंसर है, लिखिए और चलिए चला जाए। अब जो बच्चे यहाँ पर बस 11 लिख देंगे, हो सके एग्जामिनर का मन आए। अगर ये प्रश्न 4 नंबर का है तो एग्जामिनर का मन तो नहीं आएगा या ना आए, आपको 1 नंबर तो मिलेगा ही, और एग्जामिनर बहुत दयावान होगा तो आपको 2 नंबर दे देगा अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का होगा पेपर में। क्यों सर, हमने तो निकाल दिया ना। नहीं बच्चा, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन पढ़िए, उसका वेतन किस वर्ष में उसका वेतन जो है, किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 हो जाएगा। तो सर अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग क्या करें, तो नौकरी किस वर्ष में। तो देखिए एक तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ बच्चे अगर लिख देते हैं यहाँ पे कि सर जी नौकरी करने के 11 वर्ष बाद, नौकरी करने के
11 वर्ष बाद उसका वेतन जो है 7,000 हो जाएगा, तो उन्होंने 3 नंबर पा लिए। उन्होंने कितने नंबर पा लिए सर? 3 नंबर पा लिए। कैसे 3 नंबर पा लिए? क्योंकि उन्होंने बता दिया कब होगा। लेकिन जो बच्चे 4 नंबर पाना चाहते हैं वो क्या लिखेंगे? तो उसके वेतन का जो 7,000 जब उसका वेतन होगा वो कौन सा समय होगा? तो सर जी 1995 प्लस 11, 55 कर दिए आपने, 1995 प्लस 11 चीज़ें क्या हो जाएंगी सर? चीज़ें हो जाएंगी सर 6 2 सर जी 2 कहाँ से? आप अंग्रेज के ज़माने के पढ़े लिखे लग रहे हैं हमको। 0 1 0 2 2006, यानी कि जो सुब्बा राव हैं 2006 में उनकी जो इनकम है, सुब्बा राव की 2006 में जो इनकम होगी वो 7,000 हो जाएगी बच्चों। 5,000 से उन्होंने स्टार्ट किया था, 2,000 प्रति वर्ष बढ़ रहे थे, तो 2006 में उनकी जो इनकम होगी लिखेंगे कि 2006 में सुब्बा राव की इनकम 7,000 हो जाएगी। 2006 में सुब्बा राव की इनकम जो होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी सर? 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। ये एक्सरसाइज आपका यहीं पे समाप्त हो गया। और एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, जो चीज़ आपको होमवर्क दी जाती है उसको किया कीजिए प्लीज़। जो होमवर्क दिए जाते हैं उसको किया कीजिए। अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो समझ जाइए आप अपने आप को धोखा देते हैं और फिर जाकर आगे आपको समस्याएं होंगी। तो मेरा फ़र्ज़ है आपको बताते रहना, इसलिए मैं बताते रहता हूँ। तो चलिए बच्चों आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, तो व्हाट्सअप के जरिए भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।